हेलो एवरीवन, आप सभी का बीबीपी यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, आपको पता ही होगा। तो हमने आपसे बोला था कि हम आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल पे 2 मॉडल पेपर अपलोड हो गए हैं। आज हम तीसरा मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसको सॉल्व कराएंगे भैया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि तीसरे मॉडल पेपर में क्या है। और आपको बता दें, इस तीसरे मॉडल पेपर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जैसे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है और कैसे बढ़िया मार्क्स पाने हैं, ठीक ना। हमने आपको बता रहे हैं कि इसके लिए आपको एक क्लास पढ़ाने के लिए हमने 2-3 दिन मेहनत किया, उसके बाद आपकी क्लास बन पाई है, ठीक है ना। आइए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा थर्ड मॉडल पेपर है भैया, थर्ड मॉडल पेपर है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेट जो है, सेट थर्ड 2023 का पेपर है। अगर हम पेपर कोड की बात करते हैं 348 CI है। तो अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि आपको टाइमिंग कितनी मिलती है भैया। टाइमिंग जो मिलती है आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स। कितनी टाइमिंग मिलती है? 3 आवर्स 15 मिनट्स टाइम मिलती है। तो आइए देखते हैं, हमारा सबसे पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या होता है कि आपको होता है कि सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होते हैं भैया? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपके फिर लघु उत्तरीय, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। चलिए भैया, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करते हैं, तो आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करें अगर हम, तो आपको बता दें भैया, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिक, ठीक ना। आनुवांशिकता रूपांतरित होती है, आनुवांशिकता रूपांतरित होती है। अगर हम बात करते हैं आनुवांशिकता रूपांतरित की, तो आपको बता दें बीटी मक्का, बीटी कॉटन एंड बीटी राइस, इन सभी में क्या होती है? रूपांतरित होती है। तो कहने का मतलब आपका आंसर क्या होगा भैया? इनमें से सभी, इनमें से सभी। आपका आंसर क्या रहेगा? इनमें से सभी रहेगा। चलिए भैया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन एक कूट असत्य फल है? ध्यान दीजिए, यहां पे बात करें असत्य फल की। अगर हम फॉल्स फ्रूट्स की बात करते हैं, फॉल्स फ्रूट्स में आपका कौन आता है? तो आपको पता होगा कि आपका फॉल्स फ्रूट में कौन आता है? सेब आता है भैया। कौन आता है? सेब आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अगर आपको बता दें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया? 3x होती है। कितनी होती है? 3x होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? आपको पता है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है भैया। किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। क्लियर है यहां तक? आ जाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न में। किस पे आएंगे भैया? निश्चित उत्तरीय प्रश्न पे। अगर हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया क्या है? पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। आ जाइए, अब हम आते हैं यहाँ पे भैया, आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे देख लीजिए आंसर जो है। आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता था आपका पहला क्वेश्चन क्या पुट अप किया था? पहला क्वेश्चन आपका था कि आनुवंशिकता रूपांतरित होती है। तो आपको पता है कि अभी हमने बताया कि इनमें से सभी में। इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि आपका असत्य फल होता है, तो आपको पता है सेब होता है। इसके बाद हमने बताया क्या कि आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो आपको बताया क्या? 3x होती है भैया। इसके बाद आ जाइए, आपको बताया गया कि जो आपका टाइफाइड है, टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जो होता है आपका साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि पात्रे से, ठीक है ना, पात्रे निषेचन क्या किसे कहते हैं? पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। अगर हम बात करते हैं भैया पात्रे निषेचन की, तो आइए, पात्रे निषेचन क्या होता है? शरीर से बाहर
शरीर से बाहर प्रयोगशाला में मानक परिस्थितियों में शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का निषेचन, शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का निषेचन, किसका, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा भैया, शुक्राणु द्वारा अंडाणुओं का निषेचन अंतःपात्री निषेचन कहलाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि हम शरीर में नहीं, बाहर प्रयोगशाला में हम क्या करें, अगर हम निषेचन कराते हैं शुक्राणुओं का अंडाणुओं के साथ, वही क्या कहलाएगा आपका, पात्रे निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, पात्रे निषेचन कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूध से दही बनने में किस जीवाणु, यानी कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाता है, तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस। लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस जो जीवाणु होता है, इसी के द्वारा क्या होता है, आपका दूध से दही बनता है। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में, ठीक है ना, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आरएनए और डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है, आरएनए और डीएनए की शर्करा में क्या अंतर है। आपका क्वेश्चन आपको पता है कि जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, दैट मीन्स कह सकते हो सेक्शन बी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो आपको डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है कि जो आपका आरएनए होता है, कौन होता है, आरएनए जो होता है आपका, वो राइबोज शर्करा होता है। कैसा होता है, राइबोज शर्करा होता है। और आपका जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए जो होता है आपका, वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। क्या होता है भैया, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। क्लियर है। आपको पता है कि आपका जो आरएनए है, आरएनए का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5। डीएनए का क्या होता है, C5H10O4। क्लियर है भैया यहां तक, C5H10O4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में हरित क्रांति। तो भैया आपको बता दें, तो यहाँ पे आपका जो हरित क्रांति का यानी जो क्वेश्चन था ये कट चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या। आपको पता होगा कि आपका सेक्शन जो यानी आपका मॉडल पेपर सेकंड जो था, उसमें हमने आपको बता दिया था कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कितने जोड़े में पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र कितने होते हैं, उनके कितने जोड़े होते हैं, लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, उनके कितने जोड़े होते हैं, और लिंग गुणसूत्र कौन होता है, कौन उत्तरदायी होता है लिंग गुणसूत्र के लिए। ये सारी चीज़ें हमने मॉडल पेपर सेकंड में डिस्कस कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, आपका क्वेश्चन आया है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो आप आसानी से लगा सकते हो कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गया और आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिए, जैसा लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए कितनी मेहनत लगी इसको बनाने में। आपको बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, 2 दिन लगा इसको बनाने में हमें पीपीटी। ये पीपीटी हमने कहा कि आपको हैंड रिटन नहीं, जैसे आपको एग्जाम में लिखना, सारी चीज़ें हमने कहा कि दे देते हैं आपको बढ़िया से। तो भैया आप लोग समझ सकते हैं कि आपके लिए मेहनत क्या है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, प्लीज़ लेक्चर को देख के जाइएगा, जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाए, आप बढ़िया रिजल्ट पाओ। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि आप लोगों का बढ़िया रिजल्ट आए, चाहे जैसे, ठीक है ना। हमें आप मेहनत करना पड़े चलेगा, बट आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया आना चाहिए, ठीक है ना। एक टीचर, हमें जो एक्सपीरियंस है, हमें यही लगता है एक टीचर तब प्रसन्न होता है जब उनका बच्चा जो होता है टॉप करता है, उनके स्टूडेंट जो होते हैं टॉप करते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग भी पढ़ के जाओगे और बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ के जाइएगा भैया, ठीक है ना। आ जाइए, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दैट मीन्स कह सकते हो सेक्शन सी। क्या आया भैया, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन क्या था कि मानव में, ठीक है ना, मानव के शुक्राणुओं पर एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणुओं का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देख लीजिए, ये आपके मानव का नामांकन स्ट्रक्चर यानी शुक्रमानव के शुक्राणुओं का स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं की संरचना। तो आप लोग देख लीजिए, शुक्राणुओं की संरचना है। आप ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु की संरचना, डीएनए की संरचना, ठीक है ना, शुक्राणु की संरचना, डीएनए की संरचना, ये सब आप प्रैक्टिस करके जितना ज़्यादा हो सके, मानव और नर जनन तंत्र की संरचना का प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका फ्लावर पे क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लावर को भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा भैया, ठीक है ना। तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, आप लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पे फिर सिर्फ आया था कि सिर्फ चित्र बनाना है, तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए।
मेंडल के प्रभाविता का नियम को आपको बता दे तो हमने सेक्शन ए में, सॉरी मॉडल पेपर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है। तो भैया आप जाकर के मॉडल पेपर फर्स्ट दैट मीन सेट नंबर 1 को देख लीजिएगा, उसमें प्रभाविता के नियम को हमने डिस्कस किया है। फिलहाल अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, मेंडल का पहला नियम था जिसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की तो आपको बता दें इसमें मेंडल ने क्या किया था, इसको हम प्रभाविता का नियम बोलते हैं भैया, प्रभाविता का नियम। इसका नियम प्रभाविता का नियम बोलते हैं। इसमें मेंडल ने क्या किया था, एक टाल प्लांट को लिया था, एक टाल प्लांट को लिया था और एक आपके ड्वार्फ प्लांट को लिया था। जब इन दोनों के बिटवीन क्या कराया, मेंडल ने क्रॉस कराया। जब मेंडल ने इन दोनों के बिटवीन क्रॉस कराया तो उनको जितने भी प्लांट मिले सभी प्लांट क्या थे भैया, हाइब्रिड प्लांट थे। सभी प्लांट क्या थे, हाइब्रिड प्लांट थे। तो मेंडल का पहला नियम था। यहाँ पे आपका जीनोटिपिक अनुपात और फिनोटिपिक अनुपात दोनों क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है भैया? तो आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जाकर के मॉडल पेपर फर्स्ट में देख लीजिएगा भैया, वहाँ पे हमने डिस्कस किया बढ़िया से। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रारंभ कूट क्या होता है, आपका प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु, ठीक है ना, आपका जो प्रारंभ कोड है आप क्या क्या है, AUG GUG, AUG एंड GUG आपके प्रारंभ कोडान होते हैं। आपको बता दें जो अमीनो अम्ल है वो आपका क्या है, फेनिल एलेनिन। क्या है भैया, फेनिल एलेनिन, ठीक है ना। चलिए भैया, फेनिल एलेनिन नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बीटी कपास की बात करते हैं तो बीटी नामक बैसिलस थुरिनजिएंसिस, बैसिलस थुरिनजिएंसिस बीटी नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन जो पीड़कों के लिए विष का कार्य करती है तथा कुछ जीवाणुओं के लिए निष्क्रिय होती है, उसे हम प्रोटीन विष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रोटीन विष कहते हैं। उदाहरण में आपका क्या है भैया, बीटी कपास, उदाहरण क्या है, बीटी कपास। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया, तीसरे का जो ई है, थर्ड का ई जो है आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या पुटअप किया है, यहाँ पे पूछा गया है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती, अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में हेडिंग बनाई है, तो आप लोग भी यही करिएगा कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट हो, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा आपकी जो भी हेडिंग रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, ठीक है ना। और बायो वाले तो स्पेशली आपको बता दें कि आपके जैसे कि हेडिंग्स है इंपॉर्टेंट, उसको आप ब्लैक यानी हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। साइंटिस्ट का नाम आता है तो आप उसको हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे। इंपॉर्टेंट कोई नंबर आता है तो उसको आप हिंदी इंग्लिश जरूर यानी हिंदी इंग्लिश में लिखिएगा, या ब्लैक पेन आप जरूर यूज करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इससे आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, मेरी गारंटी है भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें। इस प्रतिरक्षा में अन्य जीवों के शरीर की में विकसित प्रतिरक्षा को प्रतिजन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दूसरे जीवों के शरीर में क्या किया जाता है, निवेशित कर दिया जाता है। दूसरों के शरीर में क्या किया जाता है, निवेशित करते हैं, ठीक है भैया। ये आपका सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, ठीक है। और हाँ, आपको बता दें बस आपका आंसर क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं भैया, क्योंकि आपका कल ही एग्जाम है। अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा और आप लोग देख नहीं पाओगे। तो बस आपका जो भी क्वेश्चन है हम नॉर्मली वही डिस्कस कर रहे हैं, जितने आंसर हैं वही डिस्कस कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। चलिए भैया, नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका
अब आ जाते हैं हम सेक्शन डी पे। सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी बोले तो यहाँ पे आया है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। स्वच्छ एवं नामांकित चित्र किसका है भैया? मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा भैया, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ चित्र ही बनाना है, आपको वर्णन नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भैया? पुष्पीय पादपों में गुरु बीजाणुधानियाँ। आप लोग दिया जाकर के मॉडल पेपर फर्स्ट या सेकंड में ये डिस्कस किया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन में किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आते हैं, क्या करें? घरेलू पदार्थों के उत्पादन में 3 सूक्ष्म जीवों की भूमिका निम्नलिखित है। फर्स्ट है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। क्या है भैया? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगर हम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की बात करते हैं तो यह जीवाणु दूध में पाया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए, यह जीवाणु कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। और यह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का क्या करता है? लैक्टोज शर्करा का किण्वन करता है। कभी कभी एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या दूध में क्या करता है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो होता है आपका दूध में पाया जाता है। और दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का क्या करता है? किण्वन करता है। किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है? सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी। सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी नेक्स्ट आपका क्या है? सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यह कवक है। सैकरो, यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आ सकता है कि आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्या है, तो आप बताएंगे जीवाणु होते हैं। और अगर आ गया सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी क्या है, तो आप बताएंगे कवक होता है। इससे हम क्या बनाते हैं? बेकरी बनाने में अधिक उपयोग होता है। इसका क्या बनता है? इसका उपयोग हम बेकरी बनाने में करते हैं। किसका उपयोग? सैकेरोमाइसीज सेरेबेसी का। नेक्स्ट आपका क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रेप्टोकोकस की। तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस भी क्या है? जीवाणु है भैया। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? एक जीवाणु है जो कि इडली डोसा इन सबको बनाने में उपयोग होता है भैया। इन सबको बनाने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु जो होता है हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आ जाइए, आपका सेक्शन डी भी कंप्लीट हुआ भैया। अब हम बात करेंगे किसकी? सेक्शन ई की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन ई की। सेक्शन ई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है भैया? सेक्शन ई की अगर हम बात करें तो सेक्शन ई में आया क्या है? सेक्शन ई आपका क्या है? परागण क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके आगे लिखे गए हैं भैया। तो क्वेश्चन आप लोग आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो है उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है। हमने ऐसा इसलिए लिखा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक ना। बट आगे पीडीएफ आप पहला देखेंगे पेज, हमने वहाँ पे क्वेश्चन रख दिया है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप लोग पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ आप पा सकते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर देंगे, अपना नंबर सेंड कर देंगे, तो हम उसमें आपका क्या करेंगे? आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे भैया। आप कमेंट करके मैसेज करेंगे तो हम वहाँ पे आपको सेंड कर देंगे। अपना नंबर सेंड कर देंगे तो हम आपको सेंड कर देंगे भैया, ठीक है ना। नहीं तो अगर आपको चाहिए भैया तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी पे क्या करेंगे? एक बार कॉल लगा लेंगे भैया, एक बार मैसेज, कॉल नहीं सॉरी मैसेज कर देंगे आप, तो हम आपको नंबर आपको क्या करेंगे? पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। फ्री ऑफ कास्ट, कोई कास्ट नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको फ्री में हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आपको फ्री में पीडीएफ दे देंगे भैया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपकी बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्या है? परागण है। परागण की बात करते हैं तो परागण क्या है? पराग कोश से पराग कणों का, इस पॉइंट को देख लीजिए जहाँ तक हाईलाइट करें। पराग कोश का से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वही आपकी क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? परागण कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद आपको बता दें तो आपका जो परागण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका होता है स्वपरागण। फर्स्ट आपका क्या है भैया? फर्स्ट क्या है? स्वपरागण। फर्स्ट आपका स्वपरागण है, जिसको हम इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। जब एक पुष्प में
परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के, ठीक है ना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाए तो यही आपका क्या कहलाता है भैया, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाता है। जब एक पुष्प में परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो यह स्वपरागण कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है भैया परपरागण। नेक्स्ट क्या है, परपरागण, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर हम परपरागण की बात करें तो जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है तो आपका परपरागण कहलाता है। हमने क्या बताया, परागण क्या होता है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अगर हम बात करते हैं स्वपरागण की तो आपको बता दे, स्वपरागण आपका होता है जिसमें एक ही पुष्प के, ठीक है ना, जब एक पुष्प में, ठीक है ना, परागकोशों से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो वह स्वपरागण कहलाते हैं। और जब आपके एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं तो आपके क्या कहलाते हैं भैया, परपरागण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परपरागण कहलाते हैं। क्लियर है भैया। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए। पहली हेडिंग आपकी है प्राथमिक उपचार। सबसे पहला क्या करेंगे आप, प्राथमिक उपचार करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि इस अवस्था में जल में तैर रहे कागजों, प्लास्टिक अपशिष्ट बोतलों आदि को विशेष छन्नी द्वारा छानकर अलग किया जाता है और छोटे छोटे निलंबित कणों के नीचे बैठने दिया जाता है। इस क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे लगते हैं भैया। इस क्रिया में लगभग 2 से 10 घंटे लगते हैं। शेष जल में केवल कार्बनिक पदार्थ अधिकता में रह जाता है। शेष जल में केवल कार्बनिक पदार्थ की अधिकता रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, द्वितीयक उपचार में आप क्या करेंगे, लिखेंगे इस उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे ऑक्सीकरण ताल एवं उथला जलाशय होता है, जिससे वाहित मल एकत्रित किया जाता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण शैवाल और जीवाणुओं की अच्छी वृद्धि होने लगती है। जब आपके कार्बनिक पदार्थ अधिक रहेंगे तब आपके जीवाणु और शैवाल की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसमें छनित जल इस उपचार के दूसरे हौज में छोड़ा जाता है और इसमें सूक्ष्म जीवों और कवकों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है भैया, सूक्ष्म जीवों और कवकों को रखा जाता है। ये जीव ऑक्सी और अनाक्सी करता है, जिससे जल अपघटित या उपस्थित ऑक्सीजन टूट जाता है और नीचे बैठ जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। उसके पहले क्या भैया, समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण वर्णन कीजिए। हाँ, यहाँ पे आया है समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए, यानी जनसंख्या का क्या करना है भैया, वर्णन करना है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या में सबसे पहले अगर हम कुछ देखते हैं तो देखते हैं भैया लिंग अनुपात को देखते हैं। किसको देखेंगे, सबसे पहले हम लिंग अनुपात को देखेंगे, सेक्स रेशियो को देखेंगे। व्यक्ति जीव या तो नर होगा या तो मादा, लेकिन समष्टि में कुछ जीव नर होंगे या कुछ मादा, अतः समष्टि में ही नर व मादा की संख्या के बीच का अनुपात संभव है।
ठीक है ना, उनके बीच का जो अनुपात होगा, नर और मादा के बीच का अनुपात, वही क्या है, संभव है। तो आयु वितरण की बात करते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें भैया, सेक्स अनुपात में आपको समझ में आए। जैसे अगर हम अपने यूपी की बात करते हैं तो यूपी में बता दें आपको, अगर 1000 पुरुष हैं, ठीक है ना, तो 1000 अगर पुरुष हैं उन पे 912 महिलाएं हैं। आपको बता दें तो हमारे यहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, किससे, महिलाओं से, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ 1000 अगर पुरुष हैं तो 912 ही महिलाएं, उनका एक अनुपात बता रहे हैं, उनका एक रेशियो बता रहे हैं भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आयु वितरण, जिसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन। आयु वितरण में भी समष्टि में ही पाया जाता है, क्योंकि समष्टि में नर व मादा की संख्या के बीच का अनुपात संभव है, ठीक है ना। जन्म एवं मृत्यु दर, बर्थ और डेथ रेट की बात करते हैं, इसको हम नेटेलिटी और मोर्टेलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी कहते हैं। आपको बता दें, जब विशेष जन्म लेता है और मरता है, लेकिन समष्टि में जीवों में संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं, या जीवों की मृत्यु में समष्टि से जीवों की संख्या कम हो जाती है, इसको क्रमशः जन्म दर एवं मृत्यु दर कहते हैं। नॉर्मली आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई ये पॉपुलेशन है, कोई जनसंख्या है, मान लीजिए ये कोई एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे कुछ स्पीसीज रह रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने लोग हैं, टोटल 10 लोग हैं। अब 10 लोग यहाँ पे हैं और यहाँ भी एक एरिया है मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लेस कम है, लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि हाँ लोग ज़्यादा हैं, यहाँ पे प्लेस कम है, यानी कहने का मतलब इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं कम हैं। तो ये क्या करेंगे भैया, बाहर जाने का सोचेंगे, जॉब यहाँ पे कम है, तो ये क्या करेंगे, बाहर जाने का सोचेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लान बनाया कि अब हम यहाँ से यहाँ चले जाएँ, ठीक है ना। अब ये यहाँ से यहाँ चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लोग आ गए, यहाँ से 2 लोग निकल गए, यहाँ से 2 लोग निकल गए। अब यहाँ की क्या हुई, कमी हो गई, क्या हुई, कमी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, इमिग्रेशन हुआ, और यहाँ पे इमाइग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन, और यहाँ पे क्या हुआ, इमाइग्रेशन। बट हमारे एग्जाम में आया क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। मान लीजिए ये कोई एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ कि 2 लोगों का बर्थ हो गया, 2 बच्चे का बर्थ हुआ इस एरिया में। ये क्या हो गया, आपकी जनसंख्या बढ़ी कि नहीं, पॉपुलेशन बढ़ा कि नहीं, ये आपका क्या कहलाएगा, जन्म दर कहलाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे 2 लोगों का जन्म तो हुआ, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, मृत्यु दर कहलाएगा। आप कह सकते हो कि जीव विशेष जन्म लेता है और मरता है, लेकिन मैं समष्टि में जीवों में संतानोत्पत्ति से नए जीव जुड़ते हैं, या जीवों की मृत्यु से समष्टि में जीवों की संख्या कम होती है। यानी कुछ 2 लोग जुड़े तो 3 घट गए भैया, 2 लोग जुड़े तो 3 लोग घट गए, तो यही आपका क्या कहलाता है, जन्म और मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, जन्म और मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है। प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की क्या भूमिका है, तो आपको बता दें यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या है, mRNA। तो यहाँ पे लिखा गया है प्रत्येक कोशिका में प्रायः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में प्रायः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। पहला आपका है mRNA, फर्स्ट क्या है भैया, mRNA, सेकंड क्या है rRNA, और थर्ड क्या है tRNA। ठीक है, आ जाइए अब हम देखते हैं एक एक करके इन तीनों प्रकार के प्रोटीन संश्लेषण का करते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण में कार्य करते हैं। भैया आपका फर्स्ट क्या है, mRNA है। mRNA जिसको हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। यह केंद्रक से आदेश लेकर राइबोसोम पर पहुंचता है
इसमें आनुवांशिक कूट होते हैं। आपको पता है कि राइबोसोम में क्या होते हैं, आनुवांशिक कूट होते हैं। इसके बाद क्या कर रहे हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है, यह केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। यह राइबोसोम की रचना में क्या करता है, भाग लेता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में राइबोसोम पर ही होती है। टीआरएनए की बात करते हैं, इस अणु पर प्रतिकूट उपस्थिति होती है। टीआरएनए अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। टीआरएनए जो होता है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाने का काम करता है। अब ध्यान दीजिए, आपको बता दे भैया, आपको बता दे तो जो एमआरएनए होता है वो मैसेज लाने का काम करता है। किससे, डीएनए से उनके आनुवांशिक पदार्थों का जो भी मैसेज होता है उसको लाने का काम करता है। जब एमआरएनए लाता है फिर आरआरएनए जाकर के भैया राइबोसोम पे जुड़ेगा और फिर वो टीआरएनए भी वहां जाएगा और टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक ले जाता है। ये क्या करेगा, जो आपके अमीनो एसिड हैं उनको राइबोसोम तक ले जाता है और ले जाकर के प्रोटीन का निर्माण कराता है। आपको पता है कि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड अमीनो अम्लों के समूह को अमीनो अम्लों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। क्लियर है भैया। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेक्शन एफ आ जाते हैं। सेक्शन एफ में क्या है, मानव में पाए जाने वाले, सॉरी इसमें आपका क्या है भैया, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कुछ आपके टॉपिक्स है जिन पर टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले है प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड वाहक। आइए प्लाज्मिड वेक्टर की बात करें तो यह जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। यह मुख्य गुणसूत्र से क्या होता है, छोटा होता है। इनमें स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए भैया, हाईलाइट कर लीजिए कि अगर आ गया कि प्लाज्मिड वाहक में, प्लाज्मिड वेक्टर में स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है तो आप लिखिएगा यस, पाई जाती है। यह प्रायः सभी जीवाणुओं के अतिरिक्त ईस्ट, कवक, ईस्ट बोले तो कवक तथा मटर की अपरिपक्व मूल कोशिकाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उदाहरण में टीआई प्लाज्मिड एक प्रकार का प्लाज्मिड है। यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है। प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग, इसको आप पूरा हाईलाइट कर लीजिए भैया कि प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग लीडरबर्ग ने 1952 में किया था, 1952 में किया था। ठीक है ना भैया। तो प्लाज्मिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लीडरबर्ग ने 1952 में किया था। इसके बाद आपको क्या बताया गया, प्लाज्मिड में स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। प्लाज्मिड में क्या होती है, स्थानांतरण की क्षमता पाई जाती है। क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन। क्या है भैया, असंग जनन। अगर हम बात करते हैं असंग जनन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ हेडिंग नहीं लिखी भैया, आप लोग हेडिंग बना लेंगे, असंग जनन, ठीक है ना, जिसको हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस। अगर आप लिखेंगे कभी कभी पादप के जीवन चक्र लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। क्या करें, कभी कभी पादप के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नर पादप का निर्माण कर लेते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि इनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इनमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। बिना युग्मक के संलयन के ही, बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही क्या करते हैं, नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं, नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं। वही आपका क्या कहलाता है भैया, वो आपका कहलाता है असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आपको बता दें, इसकी खोज किसने की थी, विंकलर ने। ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए भैया कि
असंग जनन की खोज किसने की थी? तो विंकलर ने की थी। ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि असंग जनन की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? विंकलर ने की थी। और आपको बता दें ये दो प्रकार का होता है। असंग जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट आपका कायिक असंग जनन, दूसरा अनिषेक बीजता असंग जनन। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कायिक असंग जनन की। इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती होती है उससे एक नए पादप का क्या होता है? निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता, इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है। उदाहरण में आलू और गन्ना, उदाहरण में क्या है? आलू और गन्ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? अनिषेक बीजता। नेक्स्ट क्या है? अनिषेक बीजता। इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रजनन में लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, बीज का निर्माण होता है, परंतु बीज के बनने से में युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है। बीज तो बनेगा लेकिन लैंगिक जनन ही नहीं होता है, लेकिन बीज बन जाता है। उदाहरण में आपका नींबू और नागफनी। तो आपके उदाहरण में आ सकता है कि अनिषेक बीजता का उदाहरण क्या है? बहुविकल्पी में एक प्रश्न पूछ लेगा, निश्चित उत्तरी प्रश्न में एक क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि अनिषेक बीजता का उदाहरण बताइए। अनिषेक बीजता के दो उदाहरण लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? नींबू और नागफनी। क्लियर है भैया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं। तो ये आपका जैव विविधता का जो संरक्षण है हमने मॉडल पेपर देख लीजिए, यहाँ पे सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की है, वहाँ पे आप लोग जा करके देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की बात करते हैं। किसी भी डीएनए खंड की अनेक प्रतियां प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करते हैं। सभी जीवों का जेनेटिक मटेरियल, सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ, समान प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपको पता है कि दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन पिरिमिडिन। प्यूरिन में दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। लेकिन डीएनए में अगर बात की जाए तो 4 प्रकार के होंगे, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन। आरएनए में भी बात की जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरेसिल। आपको क्लास में पढ़ाया गया भैया, बट यहाँ पे हम नॉर्मली आपको दिखा दे रहे हैं क्या कैसे आंसर लिखना है। सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ समान के प्रकार के न्यूक्लियोटाइड AGCT एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड थायमिन का बना होता है। अतः एंजाइम की सहायता से एक जीव के डीएनए खंड को काटकर अलग करके, ध्यान दीजिए, एक जीव के डीएनए खंड को काटकर अलग करके उसे दूसरे जीवों के डीएनए से रिकम्बाइन कर देते हैं। इस प्रकार से निर्मित डीएनए को हम क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए, तथा इस तकनीक को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो भैया आप ध्यान दीजिए, आपको पता है कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं। अगर हम आपको बता दें, मान लीजिए दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं, इनको जब ब्रेक होल्ड करना होता है, आपको उस दिन बताए थे सेकंड मॉडल पेपर में कि डीएनए को ब्रेक करने में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? विदलन एंजाइम करती है। कौन सी एंजाइम? विदलन एंजाइम। विदलन एंजाइम नोट कर लीजिए भैया। डीएनए को तोड़ने में विदलन एंजाइम, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। कौन सी एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सी एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और डीएनए को जोड़ने में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? तो लाइगेज एंजाइम हेल्प करती है। कौन सी एंजाइम? लाइगेज एंजाइम हेल्प करती है। क्लियर है ना। डीएनए की कॉपी बनाने में कौन सी एंजाइम हेल्प करती है? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करती है। कौन सी एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने में हेल्प करती है, लाइगेज एंजाइम जोड़ने में हेल्प करती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति दैट मीन्स कॉपी बनाने में हेल्प करती है। इसको याद रखिएगा। उम्मीद है कि 1-2 नंबर में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 2 क्रोमोसोमी विकार पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको बता दें, आपके जो क्रोमोसोमी विकार के कमेंट है, सबसे पहला क्या है? टर्नर सिंड्रोम। सबसे पहला क्या है भैया? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यह रोग लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र की कमी, ठीक है ना, एक गुणसूत्र की कमी होने से
केवल एक यक्स गुणसूत्र उपस्थित रह जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 रह जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। अगर इनके लक्षण की बात करते हैं, महिलाओं का कद छोटा होता है। अगर जिनका कद छोटा है बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए उनको कौन सा विकार हुआ है? टर्नर सिंड्रोम हो गया है भैया। अंडाशय अनुपस्थित या अल्प विकसित होने का कारण नपुंसक का या बाझपन देखने को मिलता है भैया। किसकी वजह से? हमें टर्नर सिंड्रोम की वजह से भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। यह रोग लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्रों की अधिकता संख्या की 2 के स्थान पर 3 हो जाती है, तो और लिंग XX और XY नर होकर XXY हो जाते हैं। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं भैया। तो अब ध्यान दीजिए आप, आपको हमने क्या बताया? टर्नर सिंड्रोम में क्या था? एक गुणसूत्रों की कमी हो गई, 46 थे 45 हो गई। क्लाइनफिल्टर में क्या हुआ? एक गुणसूत्रों की अधिकता हो गई, 46 थे 47 हो गए। क्लियर है भैया? आपको पता है 44 प्लस XXY इक्वल टू कितने हो गए? 47 हो गए भैया। आ जाइए इनके लक्षण की बात करते हैं। जिनका शरीर क्या हो? बहुत ज़्यादा लंबा हो, समझ लीजिए उनको ये डिजीज है। वृषण छोटा हो, वृषण उनका क्या हो भैया? छोटा हो। शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित हो, शुक्राणु की निर्माण ही न हो, शुक्राणु का फॉर्मेशन ही न हो। कम बाल तथा महिलाओं के जैसे स्तन दिखाई देने लगे, तो आपको बता दे वह आपके क्या कहलाते हैं भैया? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। आप लोग इससे समझ गए होंगे किसको कह रहे हैं भैया क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किन में होता है। हाँ, इस समझदार हो? क्यों जी? आ जाते हैं भैया। नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। किसकी बात करेंगे? डाउन सिंड्रोम की। यहाँ आप क्लाइनफिल्टर में आपको पता है ना, क्योंकि भैया XXY होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पे मेल का भी लक्षण होता है और फीमेल का भी लक्षण होता है। जब दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि किसकी बात हम कर रहे हैं। क्लियर है ना? हाँ, आ जाइए। चलिए भैया, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। तो 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर 3 हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर क्या हो जाती है? 3 हो जाती है। 21वीं जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पे 2 के स्थान पर 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। और व्यक्ति में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसमें एक गुणसूत्रों की बढ़ोतरी होती है, इस कारण इसे हम एकाधिसूत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाधिसूत्रता। आपके एग्जाम में आ सकता है एकाधिसूत्रता किसे कहते हैं, तो आप समझ लीजिएगा डाउन सिंड्रोम को ही हम क्या कहते हैं? एकाधिसूत्रता कहते हैं। आपको पता चल गया कि आपके टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हैं? 45 हैं। क्लाइनफिल्टर में कितने हैं? 47 हैं। और डाउन सिंड्रोम में कितने हैं? 47 हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उसमें क्या है? 44 प्लस XXY नंबर बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम में, तो 21वें जोड़ी पे ही एक X गुणसूत्र क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। वही आपका डाउन सिंड्रोम कहलाता है भैया। यह एक जन्मजात सिंड्रोम है। कैसा है भैया? ये जन्मजात मिलता है, बाय बर्थ मिलता है। अगर हम बात करते हैं तो जिनकी मस्तक बहुत ज़्यादा चौड़ी हो वो डाउन सिंड्रोम के, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम उनको समझ लीजिए। गर्दन एवं अंगुलियां छोटी तथा फूली हुई हों, कद छोटा हो, मंद बुद्धि के हों, समझ लीजिए उनके अंदर किसके लक्षण हैं? तो भैया डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। क्लियर है भैया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन की सचित्र वर्णन। तो आपको बता दें, आप लोग जा करके इसके उत्तर आप लोग सेट 1 में 7वां प्रश्न का आंसर मिल जाएगा भैया, अथवा करके उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृतियां विधि का चित्र वर्णन कीजिए। तो आपको बता दें डीएनए प्रतिकरण क्रिया में डीएनए का एकल रज्जुक एवं
एकल रज्जुक के मध्य नाइट्रोजन क्षारकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिसे डीएनए अर्ध संरक्षी प्रतिक्रिया कहते हैं। आपको बता दें, डीएनए की अर्ध संरक्षी प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक मैथ्यू मेसलसन एवं फ्रैंकलिन स्टोल ने, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम नोट कर लीजिए भैया, आपको बता दें तो मैथ्यू मेसलसन एवं फ्रैंकलिन स्टाल ने कोलाई जीवाणु में, ई कोलाई जीवाणु में अमोनिया क्लोराइड ये समस्थानिक का प्रयोग करते हुए मत प्रस्तुत किया था। आप लोग यहाँ पे एक वर्ड आया है ई कोलाई, क्या आया है, ई कोलाई, ई कोलाई का फुल फॉर्म लिख लेंगे, इश्चेरेचिया कोलाई, आपके एग्जाम में आ सकता है, आप लोग तैयार रखिएगा। ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या होता है, इश्चेरेचिया कोलाई होता है भैया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इसका प्रयोग सर्वप्रथम मेसलसन एवं स्टाल ने क्या था, ठीक है ना, कि 2 समस्थानिक के लिए, आ जाइए 15 एंड 14, इस समस्थानिक का घनत्व अधिक होता है, इस समस्थानिक का घनत्व कम होता है। इस प्रयोग में ई कोलाई जीवाणु को 20 मिनट तक NH4Cl के 15 समस्थानिक में रखा जाता है, जिससे कि ई कोलाई जीवाणु के डीएनए के दोनों रज्जुक 15 समस्थानिक प्राप्त हुए होते हैं। आपको बता दें, इसके पश्चात आप क्या करेंगे कि 15 युक्त ई कोलाई जीवाणु को 14 युक्त NH4Cl के विलयन में समवर्धित किया गया है, जिससे कि एक रज्जुक 14 एवं दूसरा रज्जुक 15 युक्त हो। क्लियर है। 40 मिनट के बाद इन जीवाणुओं की दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करने पर 14 युक्त रज्जुओं में अधिकता पाई जाती है। इस प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध होता है कि डीएनए अर्ध संरक्षी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप लोग देख लीजिए, ये डीएनए की कॉपी है, तो यहाँ से डीएनए की कॉपीज बनना स्टार्ट हो गई, दिख रहे हैं, ये डीएनए की नए नए स्ट्रैंड्स क्या हुए, बन गए हैं भैया। यही आपका अर्ध संरक्षी प्रतिक्रिया कहलाती है। इसको किसने दिया था, मेसलसन एंड स्टाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनसंख्या विस्फोट एवं इसके नियंत्रण पर निबंध लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या विस्फोट। अगर हम बात करते हैं, इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन की बात करें, जब किसी देश की जनसंख्या में मृत्यु दर में कमी होती है लेकिन जन्म दर में वृद्धि होती है, इसी कारण से इसे जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आपको बता दें, इस टाइम सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी देश की है तो हमारे इंडिया की है। सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या किसी के है तो हमारे इंडिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सन 1 ईसावी के समय माना कि आबादी का लगभग 25 करोड़ थी और सन 1600 के अंत तक बढ़कर 50 करोड़ हो गई। भारत में जनसंख्या 1901 में 23 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन अब सन 2023 में बहुत ही अधिक हो गई है, सबसे ज़्यादा हो गई है भैया। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलन में है। आपको बता दें, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 10 साल यानी 15 साल 18 साल के 15 साल 16 साल की बच्ची का विवाह कर देते हैं। दैट मीन्स बाल विवाह का प्रचलन अभी भी वहाँ है, जिसके कारण कम आयु में ही ये दंपत्ति संतान पैदा करने लगते हैं। भैया अगर जल्दी शादी होगी संतान भी जल्दी यानी वो पैदा करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही गलत है। हमें जानना चाहिए कि हमारी शादी का एज क्या होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण हेतु संविधान में कठोर कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान के 42वें संविधान संशोधन, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। 42वें संशोधन वर्ष 1976 में संसद और विधान सभाओं, ठीक ना, विधान सभाओं को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकारों के परिवार को समिति रखने संबंधी कानून बनाने चाहिए और बाल विवाह पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और विवाह की आयु में वृद्धि करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, बाल विवाह सबसे पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण करना है तो हमें बाल विवाह को रोकना होगा। फिलहाल ज़्यादातर तो रुक गया है भैया, लेकिन कुछ अभी ग्रामीण देश ऐसे, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहाँ पे अभी भी बाल विवाह हो रहा है, तो हमें उनको रोकना होगा, ठीक है ना। और हमें फार्मूला अपनाना होगा। ऐसा नहीं कि हमारे सरकार ही देखे, हमें खुद जागरूक होना है कि हमें
एक मोदी जी ने किसी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, तो भैया आपको ध्यान दीजिए कि हम दो हमारे दो का अगर फार्मूला अपनाएंगे तो बहुत ही सुखी रहेंगे, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा आप लोगों का आजकल का होता है कि हम दो हमारे 11, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आप क्रिकेट टीम आप ही के घर चले जाएंगे और सब क्या करेंगे। थोड़ा सा आप बचा करके जनसंख्या नियंत्रण पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। हम मानते हैं कि आज आपके पास है, आप खिला ले रहे हो, लेकिन कल वो 11 लोग फिर बहु भाई डबल कर सकते हैं, 22 हो जाएंगे ना। अगर आप एक रखेंगे 2 ही होंगे ना, 22 होने में उनको टाइम लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करिए, ठीक है ना। हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए जिससे लोगों का समय पर उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए। अब जनसंख्या कम रहेगी तो रोजगार बढ़िया से मिल पाएगा, नहीं तो वही है कि लोग बहुत हैं, आम एक है कौआ 1000 है, तो भाई कौन पाएगा, फाइट तो होगी ही ना। तो भैया हमें अगर कौआ 2 रहेंगे तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन 1000 हैं तो कहाँ से कंप्रोमाइज़ करोगे, नहीं पॉसिबल है ना, वो फाइट ही करेंगे। तो वही हमें करना है कि कौआ 2 रहें और आम एक रहे, ठीक है ना। चलिए भैया, जिससे आर्थिक स्तर में सुधार हो ताकि वे शिक्षित होकर जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसानों को समझा सके, ठीक है ना। वो क्या करें, समझा सके। सीमित परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, सरकार को ये भी लाना चाहिए जिनके पास सीमित बच्चे हैं, दैट मीन्स जिनके यहाँ हम दो हमारे दो का फार्मूला लागू है, उनके यहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे हमारे जब अगर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ वो यानी जो भी हैं, ठीक है ना, जो इसके बारे में सोच रहे हैं वो तुरंत ही रुक जाएंगे, कहेंगे कि हमें मुफ्त इलाज कराना है, हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है, तो अपने आप ही नहीं कराएंगे भैया, ठीक है ना। वो नहीं कहने का मतलब वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे अधिक ज़्यादा, ठीक है ना। तो इससे जनसंख्या क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन आपका आई आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, जीवमंडल आरक्षित, ठीक ना, जो जीवमंडल आरक्षितियों एवं राष्ट्रीय उद्यान का विवरण दीजिए। तो ध्यान दीजिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व फील्ड की बात करते हैं। वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडल या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। क्या करें, वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैवमंडल या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व विविधता के बड़े क्षेत्र हैं जहां वनस्पति और जीवों की रक्षा की जाती है। भारत सरकार ने भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की क्या की है, स्थापना की है। आपसे एग्जाम में आ जाएगा कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आप बता दीजिएगा कितने हैं, 18 हैं। अब ध्यान दीजिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का महत्व क्या है। आरक्षित क्षेत्र शिक्षा एवं प्रशिक्षण का संसाधन है। आरक्षित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। आरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय अनुसंधानों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, जहां शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है। दैट मीन्स आप वहां पे शिकार नहीं कर सकते, वहां पे पशु नहीं चरा सकते, वहां पे आप खेल नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है वो। इन क्षेत्रों में जंतु एवं प्राणीजात तथा पादपों या वनस्पति दोनों का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, इनको बचाया जाता है। और भारत में 104, ठीक ना, कितने उद्यान हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, जैव, ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में अगर आ गया कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई, तो अब स्थापना की गई, कितने बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई, तो आप बताएंगे 18 बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई। या एग्जाम में आ सकता है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप बताएंगे 18 हैं। अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि आपके भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप बताएंगे 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक ना, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आप ध्यान दीजिए, अब अप्रैल 2012 का डाटा है, लेकिन आपको बता दें इस टाइम कुल टोटल की बात करते हैं तो 166 भारत में राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 166 राष्ट्रीय उद्यान हैं भैया। इसके बाद आपको बता दें कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में बनता है, आपके एग्जाम में बन जाएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। अगर क्वेश्चन आ गया कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान दीजिए, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आ सकता है कि येलोस्टोन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप बताएंगे येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1872 ईस्वी में कब हुई थी, 1872 ईस्वी में यूएसए में हुई थी। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ टीना, कहाँ पे, यूएसए में हुई थी भैया। आप ध्यान दीजिए, कुछ आपके एग्जाम्पल हैं राष्ट्रीय उद्यान के। अगर आ गया आपके एग्जाम में कि 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए, तो आप सबसे पहले बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है भैया, असम में है। कहाँ है, असम में है। दूसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है, केरल में है। कहाँ पे है भैया, केरल में है। ये आप ध्यान दीजिएगा भैया। आपके एग्जाम का, आपके इस पेपर का पूरा लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मासिक चक्र किसे कहते हैं, आपको बता दें तो हमारा जो गेस है, हमें जो लगता है कि इसके आने के चांसेस भैया बहुत ज़्यादा है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चाहे जो हो, 100% है कि एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर के बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आराम से सुनिएगा भैया। यह एक प्रकार का जनन चक्र होता है, एक प्रकार का जनन चक्र होता है जिससे अंडाणु मादा के अंडाशय में, जिससे अंडाणु मादा के अंडाशय में परिपक्व होता है एवं अनिषेचित अंडाणु शरीर से बाहर रक्तस्राव के द्वारा निकलता है। क्या होता है भैया, अनिषेचित अंडाणु शरीर से बाहर रक्तस्राव के द्वारा निकलता है। आपको बता दें, अगर हम मासिक चक्र की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र। दैट मीन्स क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं भैया। और आपको बता दें, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। अगर आपको बता दें पीरियड्स के बारे में, मासिक चक्र के बारे में बताएं, इसमें क्या होता है, इसमें अंडाणु मादा के अंडाशय में परिपक्व, जब मादा में, ठीक ना, मादा के अंडाशय में जो अंडाणु होता है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो अगर अनिषेचित हो गया, यहाँ पे पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि ये मादा के, ध्यान दीजिए, मादा के अंडाशय में परिपक्व होती है अंडाणु आपकी, ठीक है ना। जब अंडाणु क्या हो गई, परिपक्व हो गई, अगर उसका निषेचन हो गया शुक्राणु के साथ, तब वहां पे मासिक चक्र रुक जाएगा। लेकिन अगर वहां पे निषेचन की प्रोसेस नहीं हुई, तो क्या होगा, वही आपका जो अंडाणु है वो क्या होगा, उसका रक्तस्राव होगा। और रक्तस्राव का मतलब है कि वह शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम मासिक चक्र या पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आपको बता दें, इसका जो टाइम होता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है या इसका जो पीरियड होता है, यह 28 दिनों में पूरा होता है। सामान्य रूप से यह चक्र औसतन 28 दिनों में पूरा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि मासिक चक्र का टाइम पीरियड कितना है, आपको ऑप्शन दे देंगे 20 से 25, 10 से 12, 18 से 30, उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा 28 से 30, 28 से 30। तो आपका आंसर क्या होगा भैया, 28 से 30। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्यतः रुधिर स्राव प्रायः 4 से 5 दिनों तक होता है। अब ध्यान दीजिए, जो आपका अंडाणु है उसका वो क्या होता है, शरीर से बाहर निकलता है, किसके द्वारा, रक्तस्राव के द्वारा। और ये कितने दिनों तक चलता है, लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक, लगभग 4 से 5 दिनों तक चलता है भैया। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या है, मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे उनमें पुबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, पुबर्टी एज आपको पता होगा कि यौनावस्था, दैट मीन्स आपको बताए तो महिलाओं का, यानी महिलाओं का जो एज होता है, पुबर्टी की एज होती है, वो 12 से 13 साल के बाद क्या होती है, उनमें पुबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि मासिक चक्र स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है, मादा में यह जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। हमने वही बताया, पुबर्टी के एज से स्टार्ट होता है, 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है, और 45 से 50 वर्ष की आयु तक क्या हो जाता है, आयु के बाद रुक जाता है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका मासिक चक्र है किन 2 विधियों के द्वारा रुकता है। तो पहला आप बताएंगे, जब आपका शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचन कर लेगा तब मासिक चक्र रुक जाएगा। उसके बाद आप बताएंगे कि या तो
45 से 50 वर्ष की उम्र होने के बाद मासिक चक्र क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट क्या आता है भैया, इसमें कुछ हार्मोन्स हैं, एक आपका LH है, दूसरा FSH है। LH को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, FSH को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। आप याद रखिएगा, आपके यहाँ पे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पुटअप कर सकता है, तो आप देख लीजिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आ जाइए LH की बात करते हैं। महिलाओं में LH हार्मोन्स मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब आप बता सकते हो किस में मदद करता है, मासिक चक्र में मदद करता है। और अंडाशय में अंडे की वृद्धि प्रोत्साहित करने में मदद करता है, और इसे हम ओव्यूलेशन के रूप में माना जाता है, ठीक है ना, इसको ओव्यूलेशन के रूप में माना जाता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले LH का स्तर तेजी से बढ़ता है, और LH का मासिक चक्र को नियंत्रित करने के लिए एक अन्य सेक्स हार्मोन्स के साथ काम करता है, जिसे हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, LH जो है मासिक चक्र को नियंत्रित करने के लिए किसके साथ काम करता है भैया, एक अन्य हार्मोन्स होता है, एक अन्य सेक्स हार्मोन्स होता है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की, ये हार्मोन्स महिलाओं में ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन्स महिलाओं में ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मासिक चक्र के दौरान सभी महिलाओं में इसका स्तर बढ़ जाता है, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए एक अच्छा संकेत होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हाईलाइट किया जा रहा है, जो कि प्रेग्नेंट होने के लिए एक अच्छा संकेत है। अधिक उम्र की महिलाओं में ओवरी के मैच्योर होने की वजह से FSH का स्तर बढ़ जाता है, इसीलिए उम्र के साथ इस हार्मोन्स का स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा भैया। आपका मॉडल पेपर 3 भी क्या हुआ, आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जैसा कि हमने आपको बोला था 5 मॉडल पेपर, आज आपका तीसरा मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। तुरंत ही हम आज ही आपको चौथा मॉडल पेपर भी दे देंगे, 4 मॉडल पेपर दे देंगे भैया। आप जाकर के चारों मॉडल पेपर पढ़ के जाइएगा, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं बायो में, बस यही 4 क्लास देख ले भैया, उनका भी 60 to 70% बनने के चांस हैं बायो में, मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, अच्छे से क्लास को देख के जाइएगा, जो मैटर लिखा है इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है ना। आप देख रहे हो, हम जब भी जो भी मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि ये पेपर इस सेट में आया है, ये क्वेश्चन इस सेट में आया है, आप इसको उस सेट में पढ़ लीजिएगा, उस मॉडल पेपर में पढ़ लीजिए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन बज रहा है, तभी तो हम बता रहे हैं भैया, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, यहीं पे आपको क्वेश्चन एक देखिए लिखा गया है, ये देख लीजिए, आपका एक अथवा करके लिखा गया है कि सेट 1 का 7वां का अथवा प्रश्न है, आपको दिया गया है। तो आपको पता है 7वां क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, तो 5 नंबर आपका भैया यहाँ मिल रहा है ना। तो आपको ऐसे ही अथवा नहीं, जो सेट 1 में 2 में ऐसे ही मिल रहे हैं, आपको हम 4 सेट पढ़ा दे रहे हैं भैया। आप इतने को ही पढ़ के जाइए, मेरी गारंटी का आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। और हाँ, आप लोगों के कल एग्जाम है, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहे, और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग एग्जाम देके आइएगा तो ये प्लीज़ बता दीजिएगा कि सर आपने जितना क्वेश्चन बताया था उससे कितना क्वेश्चन आया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो वीडियो पढ़ाया, हमने आपको जो पढ़ाया है, हमने 4 लेक्चर में जो आपको पढ़ाया है, उससे आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक ना। मेरी उम्मीद है कि पूरी बेनिफिट होगी। मैं यही चाहता हूं कि आपका टोटल क्वेश्चन इसी 4 मॉडल पेपर से आ जाए भैया, ठीक है ना। तो आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग कल बढ़िया से एग्जाम दीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया से रिजल्ट आपका आएगा, मेरी गारंटी है। थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, और इसीलिए हमने रिटन यहाँ पे आपको बता दे, यहाँ पे हमने टाइप करके लेकर आया है कि जिससे आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से पढ़ पाओ और अच्छे से पेपर दे पाओ। क्लियर है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, ओके। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं भैया।